हाय एवरीवन। ये सीडीएस 2025 का क्वेश्चंस हम लोग डिकोड करेंगे साइंस के सोर्सेज का। और हम जो है केवल दो बुक्स यानी एनसीईआरटी का जो है क्लास नाइन्थ और टेंथ जो है एनसीईआरटी जो है उसको हम लेकर जो है इसको डिकोड करेंगे सीडीएस फर्स्ट 2025 के क्वेश्चंस पेपर को। इसमें जो है साइंस के जो है इस बार 30 क्वेश्चंस पूछे गए। और इसमें से जो अगर हम मार्क्स की बात करें तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 0.83 से 25 मार्क्स बनते हैं इस केवल साइंस के क्वेश्चन से। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, और आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्वेश्चंस बनाए कहाँ से गए हैं। देखो यूपीएससी जो है हर साल साइंस के क्वेश्चन जो है लगभग 25-30 के आसपास देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आखिर ये साइंस के जो है सोर्सेस क्या है, और उसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको जो है इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है इन जो सभी कोचिंग में आपको जो अलग अलग तरीके से चीज़ें बताया जाता है, करवाया जाता है, उनसे हटकर मैं आपको एक डिकोड कराऊंगा सोर्सेज का। जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो है केवल दो बुक्स भी देखा जाए तो इनफ है कम से कम लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम जो इसके अंदर हम 18 लगभग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केवल नाइन्थ और टेंथ के एनसीईआरटी के बुक से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पायरुवेट इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो ये जो है एनसीईआरटी का जो चैप्टर है क्लास टेंथ का लाइव प्रोसेसेस, और उसमें पेज नंबर 88 में जो है ये दिया गया है, क्लियरली मेंशन है कि पायरुवेट जो है इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो ऑप्शन जो है इसमें ऑब्वियसली हमारा जो है ऑप्शन जो है इसमें बी हो जाएगा, यानी 3 आपके कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, पायरुवेट मॉलिक्यूल में। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लास टेंथ का जो ये लाइव प्रोसेस का जो चैप्टर है उसमें से जो है ये क्वेश्चंस बन के आ गया। ठीक है, 2025 के सीडीएस फर्स्ट में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है कि स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम। तो ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो मैं आपको क्लास नाइन्थ का जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है पेज नंबर 88, जो कि अब ये जो चैप्टर जो है रिमूव कर दिए गए न्यू एनसीईआरटी की बुक से। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर है। मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ओल्ड एनसीईआरटी वाली। उसमें आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो इसमें देखो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि पॉरीफेरा के यहाँ पे एक है फाइलम, और यहाँ पे जो है स्पॉन्जेस मेंशन है कि दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस एंड आर मेनली फाउंड इन द मरीन हैबिटेट। तो यानी ये जो है पॉरीफेरा के अंदर आता है। तो ये जो ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ए होगा। तो आप देख सकते हैं क्लास नाइन्थ का जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंदर पेज 89 पे ये चीज दिया गया है। तो मैं आपको जो है सभी जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे एनसीईआरटी से ही होंगे। ठीक है, उसका सोर्स क्या होगा, एनसीईआरटी होगा। क्वेश्चन जो है ये देखते हैं। देखो, नॉर्मल सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग इज। अब यहाँ पे देखो एनसीआर जो यूपीएससी है काफी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बगल में देखो 80 दे रखा है। हम 80 और 120 में कंफ्यूज हो रहेंगे, तो हम कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हिंट दे रहा है हमें जो है यूपीएससी। इसका आंसर जो है 80 mm Hg होना चाहिए। बट द यहाँ पे देखो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है क्लास जो टेंथ की एनसीईआरटी है क्लास टेंथ की लाइव प्रोसेसेस के अंदर पेज नंबर 93 पे क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। अब यहाँ पे देखो प्लांट हार्मोन पूछा है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो क्लास टेंथ की एनसीईआरटी के अंदर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर जो है पेज नंबर 110 पे जो है क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट हार्मोन आर जिब्रेलिन्स विच लाइक ऑक्सिन हेल्प। देखो ऑक्सीन आ गया, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें बोला प्लांट हार्मोन नहीं है तो ऑक्सिन नहीं होगा, जिब्रेलिन्स नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे देखो एप्सिस एसिड भी हमें मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचता ऑप्शन डी, थायरोक्सिन। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थायरोक्सिन जो है ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है ये ह्यूमन हार्मोन से। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो है ये आप देख सकते हैं क्लास टेंथ की चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पेज नंबर 110 के अंदर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जो कि ये ह्यूमन जो है
उसका ये हार्मोन है, और ये तीनों जो है प्लांट हार्मोन है। ठीक है, और इसमें पूछ रहे हैं कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट चलते इसमें वो पूछा है, व्हाई डज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं आर ई आर को, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये रफ दिखता है माइक्रोस्कोप में। आखिर ऐसे क्यों दिखता है? तो ये जो है क्लियरली एनसीईआरटी के जो क्लास 9 थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंदर पेज नंबर 55 क्लियरली मेंशन किया गया है कि आर ई आर look rough under the microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। और यहाँ पे जो है ऑप्शन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, ड्यू टू द अब्सेंस तो नहीं होगा क्योंकि अटैच है क्या राइबोसोम्स। दूसरा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम्स, ये भी नहीं होगा। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है क्योंकि यहाँ पे जो है अटैच होता है राइबोसोम्स, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है क्लास 9 का चैप्टर पेज नंबर 55 पे क्लियरली यहाँ पे दिया गया है इस क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट है मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज। मायोपिया यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको किस नाम से अलग से जाना जाता है? तो देखो यहाँ पे क्लास 10th की जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर है पेज नंबर 163 पे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज द नियर साइटनेस। तो ये जो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ऑप्शन बी। तो आप देख सकते हैं क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है वो इसको डील कर रहा है इस क्वेश्चंस को, और ये इजिली जो इस चैप्टर में मिल जाएगा ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर मैनुअली। तो भाई इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, जब ये लाइक सब्सक्राइब्स के बढ़ेंगे और आपको ये पसंद आएगा, तो अगर आप बोलोगे और डिकोड करने के लिए अलग अलग हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग जो सब टॉपिक है, तो मैं उसको भी डिकोड करूँगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आपके लिए बस ये जो है आपको पसंद आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो यहाँ पे पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली। तो ब्लड प्रेशर जो है मैनुअली कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10th का जो लाइव प्रोसेस चैप्टर है पेज नंबर 93 पे यहाँ पे दिया गया है स्पाइगोमेनोमीटर। और ये जो है क्या करता है, मेजर करता है कि उसको ब्लड प्रेशर को मैनुअली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटलॉइड। देखो ये जो है इंपॉर्टेंट पूछ रहा है मेटलॉइड कौन सा इसमें से, जर्मेनियम, कॉक, आयोडीन, शुगर। यहाँ पे क्लास 10th का वो क्लास 9th का एक चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और ये चैप्टर में जो है पेज नंबर 20 पे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं आपका, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन से होते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ऑप्शन जो इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें से मेटलॉइड है, तो ऑप्शन जो इसका होगा आपका ए यानी जर्मेनियम। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा इसमें मेटलॉइड है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा पेज नंबर 20। और ये है सोर्स हमारा इस मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। उसमें बोला है कि रदरफोर्ड एक्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉयल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी। तो किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एक एक्सपेरिमेंट होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है गोल्ड फॉयल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है पेज नंबर 46 पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्लास 9th के अंदर। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड। देखो ये जो क्वेश्चन है पूछ रहा है ये क्लियरली जो है बुक के अंदर बीच में नहीं है, बट ये क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। इसमें पूछा है कि क्लासिफाई फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो इसका जो यहाँ पे देखो ये दे रखा है ये सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे जो दे रखा है ये हमारा कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, तो आप जब इसको पढ़ाई करोगे सीडीएस के लिए तो आपको क्वेश्चंस के जो उसमें दिए हैं उसको भी सॉल्व करना होगा, ताकि जो है आपकी जो है स्ट्रॉन्ग वहाँ पे फाउंडेशन क्रिएट हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होगा जो कि कंपाउंड है।
नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है, और ये चैप्टर जो था इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9 पेज नंबर 24। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 11, मान लो कोई एटॉमिक नंबर है उसका 11 है, और करेक्ट नेम बताना है, सिंबल एंड वैलेंसी बताना है इसका, ठीक है। अभी 11 पे कौन सा आता है, तो मैं आपको बताऊं पेज नंबर 43 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 के अंदर, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है 11 पे जो आता है आपका सोडियम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम किसी में भी नहीं है, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सोडियम का जो सिंबल है Na है, और इसका जो वैलेंसी 1 होता है, तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहा हूँ वैलेंसी इसकी, क्योंकि ये 1 है। तो ये जो है आप देख सकते हैं क्लास 9 का जो है चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पेज नंबर 43 पे जो है इसके बारे में क्लियरली मेंशन किया गया है। तो आपको एलिमेंट पूरा याद होना चाहिए, ताकि जो है सही से आप इसको डिकोड कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और इसमें जो है पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। तो कौन सा जो है न्यूक्लियर रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल जो है इसमें से जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखना लिखा है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम प्रपोज दैट वेरी टाइनी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे देखो लिखा है नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और ये पेज नंबर 46 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 के चैप्टर में, यहाँ पे भी यही सेम बात लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया था किसके द्वारा, रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट ए होगा। आई होप ये आप सब आपको क्लियर हो रहा होगा पॉइंट जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आइसोबार्स ऑफ एलिमेंट है। अब देखो आइसोबार्स ऑफ एलिमेंट है, ये क्लास 9 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और पेज नंबर 45 पे बात मेंशन की गई है। द नंबर ऑफ प्रोटीन इन दिस एटम इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बस द मास नंबर ऑफ बोथ दिस एलिमेंट इज 40, यानी सेम होगा। तो यहाँ पे मास नंबर जो है सेम होगा, इसलिए जो इसको आइसोबार्स कहेंगे। तो ऑप्शन जो इसका इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इफ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द बॉयंट फोर्स इज। देखो जो इसका बॉयंट फोर्स वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरली मेंशन किया गया है क्लास 9 का, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो क्लियरली ये मेंशन है बॉयंसी के बारे में। तो यहाँ पे पूछा है कि बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द बॉयंट फोर्स इज। तो बॉडी कोई भी चीज जो है फ्लोट करती है लिक्विड पे, इन अ लिक्विड, जब उसका बॉयंट फोर्स क्या होता है, इक्वल टू इट्स वेट, लेस देन इट्स वेट, ग्रेटर देन इट्स वेट एंड जीरो। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इक्वल टू इट्स वेट। यहाँ पे देखो क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी किया गया चीजें की बॉयंस फोर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इम्पोर्टेंट जो है देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज को। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछा है, और ये जो है क्वेश्चन है आपको क्लास 9 का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसके उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। The minimum power required to lift a mass of 50 kg up to vertical distance 8 मीटर in 10 सेकेंड, और g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम पावर कितने रिक्वायर्ड चाहिए जब कोई लिफ्ट करते हैं 50 kg ऑफ मास वर्टिकल लेके जाते हैं 8 मीटर को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला है P इक्वल टू एम जी एच अपॉन में टी, ठीक है। तो अब निकालते हैं, देखो ये क्लास 9 का पेज नंबर 123 जो पेज है, और ये वर्क एनर्जी, उसमें ये फॉर्मूला क्लियरली मेंशन किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। तो ये मास कितना है 50 kg, और जी की वैल्यू कितनी है 10, और हाइट कितनी है इसकी 8 मीटर, और जो टाइम है यानी कितना है आपका 10 सेकेंड। तो देखो 10 से 10 ये क्लियरली कट गया, एंड ये कितना होगा 8 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 400 वोट आएगा। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट जो होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नोमेरिकल्स भी जो है एनसीईआरटी के जो नोमेरिकल्स होते हैं उसके उसके उससे जो है हम सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, इजीली। और पेज नंबर जो है 23 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है दोबारा, मोटरसाइकिल हैज इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड 3 सेकेंड के बाद जो है वेलोसिटी कितनी होती है 7 मीटर पर सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिल इन 3 सेकेंड। अब बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 सेकेंड में, ठीक है। तो देखो एक पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है v माइनस का u अपॉन में t।
अब मैं एक्सेलरेशन जो है निकालता हूँ। देखो v जो होता है आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, यानी 7 मीटर है पर सेकेंड, और जो u होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो आपका 5 हो गया अपॉन में टाइम कितना था 3, तो कितना है 2 अपॉन में 3 आ गया हमारा a। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्प्लेस हुआ। तो इसका फॉर्मूला है एस यू टी प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। एंड u कितना था 5 था, t कितना था टी 3 था, यानी टाइम 3 था, 1/2। एक्सेलरेशन कितना है हमारा 2/3, और t का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर। अब यहाँ से देखना 2 से 2 कट जाएगा इसलिए, और इसके अलावा जो है ये कितना हो जाएगा 15, एंड प्लस यहाँ पे तुम देखना ये 9 का जो है स्क्वायर हो गया, ये 1/3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये कट जाएगा इससे 3, और 15 प्लस 3 तो कितना होगा 18 मीटर। तो आंसर जो करेक्ट आएगा ऑप्शन बी आएगा। तो आप देख सकते हैं क्लास 9 का जो मोशन चैप्टर है उसके थ्रू उसके जो न्यूमेरिकल्स के 7.6 एग्जाम्पल में ये फॉर्मूले दिए गए हैं ए और डिस्प्लेसमेंट वाला। आप इस फॉर्मूले को याद कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चंस जो भी आएंगे उसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे निकाला और कितनी आसानी से जो है क्वेश्चन का आंसर निकल गया, यानी 18 मीटर जो इसका सही आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है द रूल दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज। अब देखो स्ट्रेट कंडक्टर का यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। देखो पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इंडिकेटिंग फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट कंडक्टर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे जो है इसका ये लाइन जा रहा है। अब इसमें जो है पूछा है कौन सा जो है थंब रूल जो है, कौन सा रूल इसमें लगेगा और डिटरमाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। अब यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है राइट हैंड थंब रूल है। यहाँ पे मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखना 12.7, और ये स्ट्रेट आपका कंडक्टर है 12.7, और यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। राइट हैंड थंब रूल डिटरमाइन करेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एनसीईआरटी के थ्रू जो है एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस उसमें जो चैप्टर है उसके थ्रू जो है हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि इफ यू योर इमेज अपीयर टू बी इरेक्ट नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। मतलब आपका जो है कहीं भी खड़े हो जाओ, कितनी दूरी पे भी आपका जो है इमेज कैसा अपीयर होगा, इरेक्ट होगा। और आपको बताना है कि मिरर इज लाइकली टू बी, कौन सा मिरर होगा ये। देखो ऑप्शन इसका जो है डी होगा, मैं आप बता रहा हूँ क्यों होगा। तो आप देखना यहाँ पे एक चीज देखो, आप कॉन्वेक्स मिरर के अंदर यहाँ पे पहले जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी के अंदर है, तो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज क्या बना, वर्चुअली इरेक्ट। ठीक है, दूसरा बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल पोल ऑफ द मिरर। अब आप इन्फिनिटी और पोल ऑफ मिरर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो तो उसका क्या आ रहा है, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये क्लियर हो रहा है। दो ये कॉन्वेक्स वाले में जो है किसी भी पोजीशन पर रखो तो जो जो उसका वो होगा इमेज जो है कैसा अपीयर होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉन्वेक्स का। ठीक है, यहाँ पे है। नेक्स्ट आता, अब मैंने बताया कि दोनों ऑप्शन होगा, प्लेन मिरर भी होगा इसमें। अब मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, देखो ये नेक्स्ट। तो पेज नंबर 135 पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है द साइड। यहाँ पे आप देखना द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होता है वो अपीयर कैसा होता है, जो है आपका ऑलवेज जो है इरेक्ट आपका होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा मिरर होगा लाइकली, तो आइदर प्लेन मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो ये चैप्टर कौन सा था, चैप्टर था ये आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें जो है पूछा है कि a light bulb rated 60 watt at a 220 volt has potential difference जो है 110 volt across its end। ठीक है, the power dissipated in this light bulb, तो कितना पावर जो है यूज होगा इसके अंदर ये बताना आपको। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना है, ये जो यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है ये इस बेस्ड पे बनाया है। देखो ये क्वेश्चन इसके अंदर एक मेंशन किया गया है जो कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर क्वेश्चंस के फॉर्म में बना रखा था। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट and 100 watt when it's operated on 110 volt the power consumed will be। तो सेम याली जो है इसी बेस्ड पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा नंबर चेंज करके इस क्वेश्चन को बना दिया गया, थोड़ी सी वर्ड्स को चेंज करके। अब हमें क्या निकालना है, कितना पावर कंज्यूम हो लाइट बल्ब में, ये हमें बताना है। तो पहले जो है एक फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का। पेज नंबर 191 यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th के अंदर यहाँ पे क्लियरली मेंशन एक फॉर्मूला P इक्वल टू वी का स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है आर निकालना है, यानी रेजिस्टेंस, यानी वी का स्क्वायर अपॉन में ये पी आ जाएगा, यहाँ पे ये पी नीचे आ जाएगा।
और ये वी कितना दे रखा है शुरुआत में, यानी 220 वॉट दे रखा है, तो 2 बार इसको हम लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो। ठीक है, उसके बाद पावर कितना है, पावर है आपका 60 वॉट। तो ये क्या होगा, इससे ये 6 चला जाएगा, 0 से 0। उसके बाद से ये 2 के टेबल में 6 3 टाइम में जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11 टाइम में। ठीक है, तो यानी ये कितना आएगा, 220 11/3। ठीक है, ये तो हमने पहला केस आर निकाला। अब हमें जो है नेक्स्ट हमें क्या निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमने आर निकाला, उसके बाद जो है सेकेंड सेम ये फॉर्मूला लगाना है हमें, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस बार पी निकालने में कितना कंज्यूम हुआ, तो वोल्टेज कितना था 110। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना उसमें वोल्टेज दिया गया जो ऑपरेटेड हुआ था, 110। ठीक है, तो 110 और हमने जो इसको 2 टाइम लिखा, और आर इन रजिस्टेंस कितना आया था, 220 इंटू में 11/3। ठीक है, तो 110, ये 110 2 टाइम लिखा, इसको 1 दिया, और ये क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे क्योंकि डिवाइड में है, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि 11 के टेबल में ये 10 टाइम में जाएगा। ठीक है, और ये कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में, और ये जो है 2 से ये 10 5 टाइम में जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 15 वॉट। इसका जो सही आंसर होगा आपका 15 वॉट होगा। इजिली जो है निकल गया, आप देख सकते हो पेज नंबर 191 यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो है ये फॉर्मूला दिया गया था, और आपको जो है इस फॉर्मूले के थ्रू जो है इसको निकालना था कि इसमें कितना लाइट बल्ब ने जो है कंज्यूम किया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो इसके साथ जो है हमने ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए, ओनली जो है 2 बुक्स को लेकर। 2 बुक्स कौन कौन सी थी आपकी, जो फर्स्ट थी वो एनसीईआरटी थी, कौन सी, क्लास 9th। ठीक है, और सेकंड जो एनसीईआरटी थी वो थी आपकी क्लास 10th। ठीक है, और ये दोनों बुक जो है क्लास 9th और 10th साइंस की थी। इन दोनों बुक से जो है हमने कम से कम 18 क्वेश्चन यानी 18 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आप सोच सकते हैं कि महत्वपूर्ण किताबें हैं और इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो है इस चैप्टर को, इस सीडीएस फर्स्ट जो है पेपर जो हुआ था साइंस के, उसको मैंने डिकोड किया, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और आपको अगर पसंद आए तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं और भी जो है चीज़ों को डिकोड करूँगा अलग अलग टॉपिक को। थैंक यू सो मच।